नमस्कार क्लास 11th। वितान वाली पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 आलो अंधारी, जिसकी लेखिका हैं बीबी हालदार, जिनके जीवन से हम परिचित हुए हैं और अपनी पिछली कक्षाओं में हमने उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का भी अध्ययन किया है। जिस तरह से तातुश जो है वो एक पिता का रोल उनके लिए निभा रहे थे और जिस तरह से वो बेबी हालदार को अपने रुझान की तरफ और ज्यादा आकर्षित कर रहे थे, उनसे ऐसा लग रहा था कि बेबी हालदार के लिए वो वास्तव में एक उनके पिता के समकक्ष दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बीबी हालदार की न केवल मदद की आर्थिक रूप से, बल्कि उनको आश्रय भी दिया और बीबी हालदार को उनके सबसे बड़े पुत्र से भी मिलवाया। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि उस बड़े पुत्र को दूसरे के यहाँ काम करते देखकर तातुश को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और बेबी को भी बिल्कुल भी मन में ये बात रुचती नहीं थी, लेकिन वो कभी भी तातुश के समक्ष नहीं बोल पाई। लेकिन एक दिन तातुश ने स्वयं ही काली पूजा का बहाना करके उस पुत्र को वापस से अपने घर बुलवाने का आग्रह किया। देखिए क्या होता है और किस तरह से तातुश के जो अन्य बंधु थे जो कलकत्ता में रहा करते थे, वो सभी बंधु यानी भाई लोग जो जानकार थे, जो साहित्यिक गतिविधियों में उनके साथ थे, सहयोग करते थे, उन लोगों ने बेबी हालदार के द्वारा लिखी गई जो कुछ रचनाएं हैं उनका जब अध्ययन किया तो वो भी प्रभावित हुए और उन्होंने तातुश को उस बेबी हालदार को और ज्यादा प्रेरित करने के लिए सुझाव दिया। तो बढ़ते हैं अपने इसी पाठ की ओर कि कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने के लिए गई तो वह देखा कि वो बाहर पौधों में पानी दे रहा है। लेखिका कहती है, मुझे नहीं लगा कि वह वहां ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की यह उम्र क्या काम करने की है, लेकिन लेखिका कहती मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझे प्रणाम किया और अपने भाई बहन को देखकर बड़ा खुश हुआ। जब उससे दूर होकर वो चलने लगी तो वो उदास हो गया और तब उसने सोचा कि उसे अब उस दूसरे घर में नहीं रखना चाहिए, जैसा भी हो उसे अपने पास ही रखना चाहिए। तातुश इस बात को भी समझते थे, इसीलिए बीच बीच में वो बीबी हालदार से फोन पर उसके बेटे की बात करवाते रहते थे, उसका हालचाल जानते रहते थे। लेखिका कहती है कि उस समय जब मैं उसे फोन करती थी तो वो सिर्फ यही जानना चाहता था कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है, और मैं ये सोचकर उसकी बात टाल जाती थी कि वह बिना किसी को बताए अगर मेरे पास आ गया तो तातुश क्या सोचेंगे। वह बातों बातें में कहते भी थे कि उसकी उम्र जो है काम करने की नहीं है और इस तरह से बच्चों से मजदूरी करवाना भी अपराध समझा जाता है। उनकी ये बात उनको दुख, बेबी हालदार को दुखी भी करती थी और लेखिका ये सोचती भी थी कि इसका क्या मतलब यह कि उन्हें मेरे लड़के पर विश्वास ही नहीं है। वह कभी यह क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए यहाँ घर ले आओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं तो फिर मेरे बड़े बेटा जो है उनके लिए भार क्यों बनता जा रहा है। वो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी, लेकिन तातुश से कुछ चर्चा भी नहीं कर सकती थी। होते होते एक दिन तातुश ने खुद ही कहा, तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा के लिए यहाँ कुछ दिन घर पर ले आओ। मैं सुनकर बड़ी खुश हुई। लेखिका खुद कहती हैं कि तातुश उसके बाद बोले कि उसके लिए यहीं कहीं काम देख लेंगे जिससे वो रोज तुमसे मिलने भी आ सकेगा, और लेकिन बीबी जानती थी कि बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, उसे वहां से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहां रहते रहते कोई और काम और कुछ लिखना पढ़ना भी वो सीख सके। ऐसा ही हमें कुछ करना होगा, लेकिन 3 बच्चों को लेकर क्या यहाँ रहना हो सकेगा। अब ये असमंजस बेबी हालदार के मन में ही चल रहा है। वो समझती हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 1-2 घंटे का काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों ना करूँ। तातुश बोले, उससे क्या होगा बीबी, एक जगह काम करके आओगी और आकर यहाँ फिर से खटना पड़ेगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इतनी भागदौड़ उचित भी नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। अभी तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तातुश की बात सुनकर बेबी हालदार कहती हैं कि उस समय थोड़ी सांत्वना मिल मिल गई और वो सोचने लगी कि इस तरह तो उनके पिता और माता ने भी कभी उन्हें इतना समझाया नहीं था। लगता है पिछले जीवन में सचमुच वास्तव में तातुश उनके बाबा ही थे, जो उनके अच्छे बुरे की इतनी चिंता करते हैं। थोड़ी देर बाद तातुश ने फिर से कहा, तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया था तुम वही करती रहती हो। तुम जितना समय यहाँ वहां काम में लगाओगी उतना पढ़ने लिखने में लगाओ। तुम देखोगी कि एक दिन वही तुम्हारे काम आएगा और वो और करने की कुछ और करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।
इसी से काम चलाओ ना बेबी। और फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे जितने भी बंधुजन हैं, यानी मेरे जितने भी साहित्यिक सहयोगी हैं, वो भी तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रही हैं। हमेशा कहते रहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करना। उन्हें मालूम होता है कि तुम वह न करके बाहर जा जाकर दूसरे काम कर रही हो, तो वो मुझे दोष देंगे। कुछ दिन बाद तातुश ने एक दिन फिर बेबी हालदार को बुलाया और कहा, बेबी तुम अपने लड़के को वहां से ले आओ, मुझे उसका वहां काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह इस तरह दूसरों के काम, घर में काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तातुश ने आगे कहा कि मैं एक शिक्षक हूँ और मैं नहीं चाहूंगा कि एक बच्चे का जीवन इस तरह से नष्ट हो जाए। बेबी आज तुम जाकर उसे ले आना। हालदार खुद कहती हैं कि मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुश उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहाँ रहकर वो घर का काम करते करते कोई हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से ही मिलता। मेरे पास अब मेरे तीनों तीनों बच्चे थे, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो वह रही ही हैं, और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता था। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूंगी। जितना खाना पहले बनाती थी उतना अभी अब भी बनाऊंगी। था तो समझ गए कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूं, तो वो मुझे अपने सामने ही खाने को कहने लगे। कभी कभी तो वो स्वयं ही प्लेट में खाना निकाल कर मुझे दे देते थे, उसी समय खाना खा लेने के लिए भी कहते थे। उन लोगों का ऐसा स्नेह देखकर कभी कभी मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस घर के जैसे लोग मैंने कहीं नहीं देखे। इसके पहले जहाँ भी मैं वही रही, वहां काम के लिए मुझे महीना मिलता था, यानी वेतन मिलता था। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। तातुश कहते, बेबी मैं ये समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि मैं वेतन दे रहा हूँ। तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे देता हूँ। तुम बस ये समझो कि मैं तुम्हें जेब खर्च दे रहा हूँ। मेरा जेब खर्च थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी दिया गया जब तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के दो बंधु भी वहीं आकर रहने लगे। अब ये अर्जुन कौन है? अर्जुन दा यानी भाई। बेबी हालदार तातुश के पुत्र अर्जुन को अपना भाई मानते थे। उनके भी दो जो मित्र थे वो वहीं रहने लगे, यानी अर्जुन दा और उनके दो मित्र। अर्जुन दा के वे दोनों बंधु जो थे बहुत अच्छे थे। वे भी मुझे चाहते थे, मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर बातें करते थे। उनमें से एक का नाम था सुखदीप और दूसरे का था रमन। अर्जुन दा मुझे वे ज्यादा अर्जुन दा से मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते थे, क्योंकि वो चाय पानी खाने के लिए किसी तरह से फट से कह देते थे। जबकि अर्जुन दा ऐसे थे जो किसी की दरकार होने के बावजूद भी, यानी जरूरत होने के बाद भी कुछ नहीं कहते थे, बस बिस्तर पे लेटे रहते थे। मैं स्वयं उनके पास जाकर पूछती, अर्जुन दा कुछ ला दूं, चाय पानी खाने को कुछ? तो वो सिर्फ सिर हिलाकर कभी हाँ करते और कभी ना। लेकिन उनके बंधु यानी उनके जो मित्र थे वो ऐसे नहीं थे। वो मुझे अपना जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपना समझती थी। उन दोनों में सुखदीप दा जो थे वो कम बात करते थे और ऐसा लगता था मानो वो शर्माते हों। और रमन दा जो दूसरे तरह के थे वो इस घर को बिल्कुल अपना घर समझकर रहते थे। काफी कुछ सिखाते भी थे, खाने की कई चीजें बनाना मैंने उनसे ही सीखा। वो मुझसे बच्चों के बारे में भी बात करते थे और कहते थे, देखो अभी वो छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने का समय है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी नजर रखनी चाहिए। उन्हें सब समय खेलने भी मत दो और नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। इस तरह रमन दा पहले तो सोचता था कि मेरे कोई लड़के नहीं है, तीनों बच्चे लड़के ही हैं और मेरी लड़की का जो खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरे तरह का ही होता जा रहा है। कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े पहनने लगी थी तो रमन दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उन्होंने मेरी लड़की को एक गुड़िया लिए खेलते देखा। तो उन्होंने तातुश से पूछा, क्या बेबी का ये है लड़का है या लड़की? इसके हाथ में तो गुड़िया है। तो तातुश बोले, क्यों तुम्हें नहीं मालूम, यह तो बेबी की लड़की है। तो रमन दा ने तब हंस कर कहा कि अरे मैं तो इसे लड़का समझ बैठा था। रमन दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ी, लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि जल्दी उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुश ने काम दिला दिया था जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा भी दिलाया। अब मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते थे, क्योंकि वो बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे थे। अर्जुन दा, उनके मित्र रमन दा और सुखदीप दा काम पर से जैसे ही लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुश ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में घूम आया करो, तो बच्चे वहां खेलेंगे भी और तुम्हारा भी मन बहल जाएगा।
उनकी बात मानकर मैं रोज शाम को बच्चों के साथ वहां जाने लगी। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी। वे वहां उन घरों के बच्चों को घुमाने के लिए लाती थी जहां वे काम करती थी। उनमें से कई मुझे देख मेरे पास आती, कुछ इस तरह की बातें पूछती। तुम बंगाली हो? तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? वह तुम्हारे साथ नहीं रहता? वहां कई दूसरे युवक भी आते थे और उनमें कुछ बंगाली भी थे। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते थे और मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बात करते थे। कोई यदि स्वयं आ जाए और मुझसे बात करना चाहे तो उनसे बात न करना भी कैसे संभव है? फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती थी और न ही अपने बारे में कुछ बताती थी, क्योंकि बात करने के पीछे उनका क्या आशय है ये मैं समझ जाती थी। तातुश ने भी मुझसे कह रखा था कि जब भी कहीं बाहर घूमने के लिए निकलूं तो अनजान लोगों से ज्यादा बात न करूं। तातुश ने ठीक ही कहा था। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती भी थी कि लोग बातों-बातों में ऐसी-ऐसी बातें पूछने लगते हैं जिनके जवाब देने की मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती थी। बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये सब देख सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती, लेकिन बच्चों के लिए जाना पड़ता था। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को देखा, एक बच्ची के साथ। उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वो बच्ची को लेकर आती थी और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती थी। वो पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर हंसी मजाक करते, किसी की ओर देखती तक नहीं थी। वह देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्चे से वह बेंगलु भाषा में बात करती थी, जिससे ऐसा लगता था कि वो बंगाली है। उसकी उम्र 20-22 साल की रही होगी और साफ मालूम होता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। उसे देखकर लेखिका कहती है कि मुझे बड़ा उसके प्रति आकर्षण हुआ, यानी मैं मुझे उस पे दया आई। माया का अर्थ है करुणा या दया आना। मैं सोचती थी कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा। मैंने उसे आवाज देकर बुलाया तो वो खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मिलजुल हो गया और हम एक दूसरे से रोज पार्क में मिलने लगे। किसी दिन न मिल पाने पर हम दोनों उदास हो जाते थे। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही और जब वो 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मौत हो गई। तो उसे उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में माँ के ना रहने से इतना कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है यह लेखिका कहती है कि मैं स्वयं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक यह मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था कि तुम कल अपना पता लिखकर ले आना, मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी और मैं अगले दिन अपना पता लेकर भाग गई, लेकिन वह नहीं आई। वह चली गई है यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वो आया करती थी वह बच्ची अपनी माँ के साथ वहां उपस्थित होती है। तो मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। वह क्या कर भी क्या सकती थी? जिसके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सुनीति के ना रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता था। मैंने वहां जाना छोड़ दिया। जितना समय मैं वहां बिताती थी उतना मैं पढ़ने लिखने में बिताने लगी। अब तक जितना भी मैं लिख चुकी थी उसे तातुश ने फोटोकॉपी कराकर अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातुश हठात एक दिन मुझसे बोले, अचानक से बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं एकदम से हतप्रभ रह गई, उनकी ओर देखती रही। फिर मैंने बोला, मेरी चिट्ठी? मुझे तो चिट्ठी भेजने वाला कोई है ही नहीं। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। तो मैंने कहा, सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है उन्होंने। तातुश ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखने में तुम कैसे समर्थ हो पाई। तुम्हारा लेखन इतना उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातुश ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बैंगलो भाषा में नहीं लिख सकता। यानी तुमने जो ये अपनी बायोग्राफी लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है, ये बंगाली में मैं नहीं लिख सकता। मैं बंगला भाषा पढ़ सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातु से 1 वर्ष बड़ा हूँ और उम्र के हिसाब से मैं चिट्ठी लिखने के लिए बंगला लिपि सीखने की इच्छा भी होती है, पर अब ये संभव नहीं है। तुम कुछ किताबें पढ़ो और तातुश के पास से बंगला अभिधान
यानी ये एक डिक्शनरी है जिसमें बेंगलो भाषा से रिलेटेड जो भी है सारा व्याकरण और भाषागत जो शब्द है वो सारे उसी में है। तो उस अभिधान को लेकर रोज उसे पलटा करो, तुम्हारी कहानी जानने की मेरी भी इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वो सभी इसे चमत्कार लेखन मानते हैं, और मेरे एक बंधु ने कहा है कि वो तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कहानी को किसी मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूँ तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। ये बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने के लिए भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई, और मैंने ऐसा क्या लिखा जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा। उसमें अच्छा लगने की तो कोई बात ही नहीं, मेरी लिखावट भी खराब है, लिखने में इतनी भूलें कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुश से पूछा, मैंने जो लिखा वह उन्हें इतना अच्छा क्यों लगा? तातुश ने बताया, ये तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा, मैं सचमुच कुछ नहीं समझती, भगवान ने समझने की क्षमता मुझे नहीं दी, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुश ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। उसी से सब कुछ अपने आप तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तो इस तरह तातुश की बात मैं अनसुनी नहीं करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा, सुखदीप दा, जो भी थे उनके बंधु समेत दा, रजत दा, राहुल दा, सभी का आना जाना लगा रहता था। वे सभी मुझे चाहते थे, मेरे साथ तातुश जैसा व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़कर कॉपी किताबें लेकर कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातुश की बात मान दिन में ही अपने पढ़ने लिखने की बातें करने लग गई तो एक कांड घट गया। क्या कांड घटा कि रमन दा उस दिन काम पर से लौटे थे और उन्हें भूख भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर जैसे ही वो खाना खाने बैठे तो खाने की प्लेट में कोई गंदगी ना पड़ जाए या मक्खी ना बैठ जाए, इसीलिए लेखिका कहती है कि मैंने उस प्लेट को उल्टा करके रखा था, लेकिन भूख के मारे रमन दा को उसका ख्याल ही नहीं रहा और वो सब्जी उस पर ले ली। इन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली भी सब्जी थी। जैसे जैसे रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा तरी प्लेट पर से नीचे गिरी जा रही है, और वो खाना छोड़कर अवाक होकर उसे देखने लगे। कुछ क्षण बाद उनकी समझ में आया कि उल्टी प्लेट में खाना खा रही है। वे वहीं बैठे और न जाने क्या सोचकर खूब हंसने लगे। तो मैंने तातुश से पूछा, रमन दा किसके साथ बातें कर हंस रही है? तातुश बोले, कौन है वहां? मैंने कहा, और कोई तो है नहीं उनके कमरे में। और इतना कहकर मैं वहां चली गई तो देखा रमन दा हंसे ही जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ रमन दा? तो वो कुछ ना कह सके, बस हंसते रहे। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। तो हंसते हंसते बोले, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुश को बताया कि जोर की भूख लगी होने के कारण रमन दा ने अपनी बिना प्लेट को सीधे किए उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया है। यो भी सुनकर हंसने लगे। हम हम सभी जो लोग थे वो हंसने लगे, लेकिन तातुश लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी थोड़ी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हुआ, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देखकर तातुश बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से कुछ नहीं होगा। मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना? मैंने कहा, चिट्ठी? ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुश बोले, क्यों नहीं होगा? तुमने जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। तो अब लेखिका कहती है, मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी लिखी ही नहीं है। यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र लिखे। समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कितनी गलती होगी, कितना सही होगा, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। तो मैंने तातुश से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तो तातुश बोले, तुम यही सोच कर देखो, वो मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। तो मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। यानी उस बंदे को पत्र लिख रही हैं जिस बंदे ने उनकी पूरी कहानी यानी बेबी हालदार की कहानी को पत्रिका में संपादित करवाने या प्रकाशित करवाने का बीड़ा उठा रखा था। तातुश 1 वर्ष बड़े थे, इसलिए लेखिका ने उन्हें जेठू की संज्ञा दी। तातुश बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर तो जानती नहीं थी, फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी। क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ की किताबों के बाजार गया था। वहाँ बंगाली भाषा की किताबें देखकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूं। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे हैं। मैं अवाक होकर देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड भी पूरा होने वाला है। जानकर खुशी हुई। तुमने ये बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बहुत ही चिंतित है। चिंता का कारण ये है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशापूर्णा देवी का पाखिर खांचा। आशापूर्णा देवी एक बंगाली भाषा की लेखिका है। पाखिर खांचा उनके द्वारा लिखी गई एक रचना है।
खाचार पाखी कैसा लग रहा है? तुम्हें तातुश ने ज़रूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे काम-काज निपटा कर के उस समय चोरी-चोरी लिखती थी और जब सब लोग सो जाते थे, उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह कुछ कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्णा देवी की पढ़ने-लिखने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते हैं, जबकि हम में उनकी कानी उँगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। कानी यानी तुलना, उनके बराबर में, उनकी तुलना में बिल्कुल भी उनके जैसा लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरे आशापूर्णा देवी हो सकती हो। ये बात मेरे मन में बार-बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा? मेरा प्यार लो, तुम्हारा जेठू। जेठू इसी तरह से मेरा उत्साह बढ़ाते, अकेले जेठू ही ऐसा करते हो, यह बात नहीं है। कई और लोग भी थे दिल्ली में जेठू, तातुश के एक बंधु रमेश बाबू भी थे। मैं जो-जो लिखती थी, वह सब तातुश उन्हें फ़ोन पर सुनाते थे। एक दिन फ़ोन पर बात करने के बाद वो मुझसे बोले, "देखो, तुमने ये जो लिखा है, वो मेरे बंधुओं को बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह।" मैंने पूछा, "एनी फ्रैंक कौन है?" तो तातुश ने मुझे बताया और एक पत्रिका निकाल कर उनमें से एक डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसी तरह से एक शर्मिला दी भी थी जो मेरा उत्साह बढ़ाती थी, वह भी मेरी उम्र की थी और जेठू की बंधु थी। वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी, उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वह मुझसे कितना स्नेह रखती थी। वैसा स्नेह मुझे किसी और से नहीं मिला। मैं सोचती थी कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे कोई सहेली मिली है। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था, उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर बार-बार इच्छा होती थी कि उनके साथ बातें करूँ, हँसूँ, खेलूँ, यह करूँ, वह करूँ, उनसे पूछूँ, "शर्मिला दी, हम एक-दूसरे से कब मिलेंगे? कभी मिल भी सकेंगे या नहीं? मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूँगी?" तो अब क्या होता है, शर्मिला दी से उनकी जैसी मुलाकात होती है और शर्मिला दी के प्रति उनकी जो जिज्ञासा थी, वो उन जिज्ञासाओं को कैसे उनसे मिलकर साझा करना चाहती है, किस तरह से उनकी जो आत्मकथा है वो प्रकाशित होती है और प्रकाशन के पश्चात जो सूचना हालदार को मिलती है, वे भी हालदार उस सूचना को पाकर के किस तरह से अपने मन के उद्गार प्रकट करती है, वो सभी बातें आगे के पाठ में हम प्राप्त करेंगे। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।